नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, हमारी मेहनत के लिए कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और आशा करता हूँ आपको कहानी ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। पापा पापा जल्दी चलो, मम्मी आपको बुला रही। 7 वर्षीय रोहन ने आकर अपने पिता से कहा। क्या हुआ, क्यों बुला रही? उसने अपने बेटे से पूछा। पापा, दादी कुछ बोलती नहीं, आप चल कर देख लो, मम्मी रो रही। रमेश परेशान होकर माँ के कमरे की ओर दौड़ा। क्या हुआ माँ को? उसने अपनी पत्नी सुमन से पूछा, जो कमरे में पहले से ही माँ के पास मौजूद थी। वह उन्हें झकझोर रही थी। देखो ना, माँ कुछ बोलती ही नहीं। रमेश ने माँ को हाथ लगाकर उठाना चाहा, परंतु माँ का शरीर एक तरफ लुढ़क गया। माँ माँ कहकर आवाज़ भी लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं लगता। माँ परलोक गमन कर चुकी। उसकी पत्नी सुमन दहाड़े मारकर रोने लगी। रमेश से बोली, आप जाइए, दोनों देवर जी और जेठ जी को खबर कर दीजिए। तीनों भाइयों के घर एक दूसरे से सटे हुए। बड़े भाई के पास रमेश खुद गया और छोटे भाई के पास अपने बेटे को भेजा। जल्दी से जाओ, उन्हें बुला कर लाओ, कहना दादी नहीं रही, जल्दी जाओ। कुछ ही देर में तीनों बेटे परिवार सहित माँ जी के कमरे में दहाड़े मार कर रो रहे थे। विमला जी जो परलोक सिधार चुकी थी, इनके पति महेश जी बिजली विभाग में कार्यरत थे। 3 बेटे राकेश, रमेश और दिनेश। 2 बेटियां, दोनों अपने घर बार की। बड़ा सा घर था, खेती बाड़ी भी बहुत थी, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। तीनों बेटों की शादियां हुई और बेटियों की भी। घर में 3 बहुएं आई, पोता पोती हुए, खुशहाल भरा पूरा परिवार था। एक दिन महेश जी का हृदयघात से देहांत हो गया। विमला जी इतने बड़े परिवार में अकेली रह गई। महेश जी अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके थे और विमला जी को उनके स्वर्गवास के बाद पेंशन मिलती थी। परिवार बढ़ने लगा। फिर तीनों बेटे आपसी सहमति से अलग हो गए। अब तीनों बेटे अपने घर के मालिक थे और बहुएं अपनी मर्जी चलाती थी। जिंदगी भर इतना कमाया, इतना बड़ा घर, बहुत सारे खेत और बैंक बैलेंस, सब कुछ बट गया और माँ जी के हिस्से में आई छोटी सी कोठरी, जहाँ पर उनका सामान पहुँचा दिया गया। सामान के नाम पर उनके पास कुछ कपड़े बिस्तर ही थे, बाकी सब तो बेटे बहुओं ने बांट लिया था। खेती बाड़ी का हिसाब भी बेटे ही रखते थे। माताजी को मिलने वाली पेंशन भी तीनों बेटे घर खर्च के नाम पर ऐंठ लेते। माँ के पास एक भी पैसा नहीं छोड़ते। रुपया पैसा, जमीन जायदाद ही नहीं, माता जी के खाने पीने का भी बंटवारा हो गया। सुबह का चाय नाश्ता बड़ी बहू, दोपहर का खाना मंझली बहू और रात का खाना छोटी बहू के यहाँ से आता था। वह मंझले बेटे के घर रहती थी। एक बार खाने की थाली परोस दी जाती, दोबारा कोई पूछने को भी नहीं आता था। कोई पोता या पोती आकर झूठे बर्तन उठा ले जाता। सिर्फ माता जी ही नहीं, उनकी बेटियों का भी बंटवारा हो चुका था। बेटियां जब मायके आती तो सुबह का खाना बड़ी भाभी के यहाँ, दोपहर का खाना मंझली भाभी और रात का खाना छोटी भाभी के यहाँ खाती थी। तीज त्यौहार भी बांट लिए गए। तीनों भाई बारी बारी से बहनों के तीज त्यौहार पहुँचा देते। अगर कोई मेहमान आए तो माँ जी को अपने कमरे में ही रहने की सख्त हिदायत दे दी गई थी। अगर भूल से वह मेहमान के सामने आ भी जाए तो तानों की बौछार शुरू हो जाती थी। तीनों बहुएं सुर ताल मिलाकर बोलती, माताजी अकेली पड़ जाती, चुपचाप सुन लेती। एक बार माँ को टॉयलेट जाना था। मेहमान बरामदे में बैठे थे। माँ ने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे का शरीर, कहीं कपड़े खराब ना हो जाए, इस डर से वह बाथरूम की तरफ चली। वापस आई तो मेहमान ने आग्रह करके माताजी को वहीं बिठा लिया। बातचीत होने लगी। मेहमान ने आग्रह किया तो माँ जी ने आधी कचौरी खा ली। कचौरी बहुत ज़्यादा तीखी थी, जिससे माँ जी को लूज मोशन हो गई। एक तो वह पहले ही परेशान थी, इस पर बहू सुनाने लगी। इस उम्र में जुबान पर लगाम नहीं लगाई जाती, चटोरेपन की भी हद होती। कैसे चटर चटर करके कचौरी खा गई। हम तो जैसे इन्हें कुछ खाने को देते ही नहीं। मेहमानों के सामने जानबूझकर अपमान कराती। अब अगर कपड़े खराब हुए तो स्वयं ही धो लेना, मुझे गंदगी पसंद नहीं, मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। बार बार लूज मोशन की वजह से माताजी बहुत कमज़ोर हो गई थी। 1-2 बार उनके कपड़े भी खराब हुए, लेकिन सर्द मौसम में उन्होंने स्वयं ही अपने कपड़े साफ किए। किसी बहू ने आकर नहीं देखा कि माँ जी की हालत क्या है, वह कितनी परेशानी से गुजर रही। पता सबको था, लेकिन करे कौन।
ठंड लगने की वजह से माँ को बुखार आने लगा। बहुत कमज़ोर हो गई थी। वह मन ही मन अपने आप को कोसने लगी। अब की बार चाहे कोई कुछ भी कहे, तली हुई चीज़ का एक टुकड़ा भी मुंह में नहीं डालूंगी। इसके बाद तो माताजी को सख्त हिदायत मिल गई कि चाहे जो कुछ भी हो, मेहमानों के सामने कमरे से बाहर न आए। एक बार माँ ने कहा, बेटा पेंशन के कुछ पैसे तो मेरे पास रहने दिया करो। तो बेटों ने टकासा जवाब दे दिया, इस उम्र में पैसों का क्या करोगी? तुम्हें बना बनाया खाना मिलता है, इतनी सेवा हो रही है तुम्हारी। तीनों बहुएं दिन में 3 बार 3 तरह का खाना तुम्हें खिलाते हैं। माँ, तुम्हें फिर भी बाहर का खाने के लिए पैसे चाहिए? बस करो माँ, यह तुम्हारी बहुएं ही हैं जो तुम्हें इतना सहन कर रही। कोई और होती तो वृद्धा आश्रम में छोड़ आती। इसके बाद माँ ने बेटों से कभी कुछ नहीं कहा और ना ही किसी से कुछ मांगा। अपने घर में जैसे तैसे गुजारा करती रहती। महीने में पेंशन आती तो बेटे अंगूठा लगवाकर सारा पैसा निकलवा लेते। एक दिन फिर माँ की तबीयत खराब हो गई। बेटों से कहा, डॉक्टर को दिखा दो, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। रात में माँ की हालत ज़्यादा बिगड़ गई। रमेश ने स्थानीय अस्पताल से लाकर एक पेन किलर दे दी। माँ की हालत में सुधार नहीं हुआ, बल्कि हालत ज़्यादा बिगड़ गई। बबू को सिवाय समय पर खाना पहुंचाने के माँ से और कोई मतलब नहीं था। वह अपने कमरे में क्या करती है, पूरा दिन कैसे गुजारती है, उनकी तबीयत कैसी है कैसी नहीं, बहुओं और पोते पोतियों को इस बात से कोई मतलब नहीं। माँ ने पूरा दिन कहराते हुए गुजारा। पेट में जोर का दर्द उठ रहा था, कपड़ों में ही मल त्याग हो रहा था। माताजी के उठने की हिम्मत नहीं थी। कमरे से बदबू आ रही थी, इसीलिए शाम को पोता खाना देने आया तो दहलीज पर खाने की थाली रख कर वापस भाग गया। घर जाकर नहीं बताया कि दादी के कमरे से बहुत गंदी बदबू आ रही। यदि वह बता देता तो शायद बेटे बहू आकर देख लेते। बच्चा था, वह भी खेल में भूल गया। अगले दिन सुबह बड़ी बहू चाय नाश्ता लेकर दहलीज पर आई और दरवाजे पर रखी थाली देखी, जिसमें मक्खियाँ और चींटियाँ भिनभिना रही थी, मंडरा रही थी। और उसको देखकर उसे एहसास हुआ कि शायद माँ जी ने रात का खाना भी नहीं खाया। साड़ी के पल्लू से मुंह नाक बिचोड़कर कमरे में दाखिल हुई। जैसे तैसे करके माँ को हिलाया डुलाया, परंतु माँ तो थी ही नहीं। माँ मरते मरते मर गई, पर किसी से अपनी दुख व परेशानी नहीं बताई। अपनी बेटियों के सामने कभी बहुओं की बुराई नहीं की, कभी मन की बात बेटियों के सामने नहीं रखी। बाहर बरामदे में माँ के अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी, पर कमरे के अंदर अलग ही कोहराम मचा हुआ था। माँ का अंतिम संस्कार कैसे हो, कितना खर्चा होगा, कैसे किया जाए? तीनों बेटे बहू इसी जोड़ तोड़ में लगे हुए थे। मंझले बेटे ने कहा, मैं तो कहता हूँ जितना भी खर्च हो हम तीनों मिलकर बराबर बांट लेंगे। बड़ा बेटा तुनक कर बोला, मेरे पास कुछ नहीं, तुम दोनों के पास तो नौकरी, मैं कहाँ से दूंगा? खेती बाड़ी में बचता ही क्या है? वह बोला, ऐसा करते हैं, माँ को विद्युत शवदाह गृह ले चलते हैं, वहाँ खर्च कम आता है। छोटा बेटा बोला, लेकिन बड़े भैया समाज बिरादरी में भी तो मुंह दिखाना है। अंतिम संस्कार, पंडित जी और भोज का खर्च मिलाकर कम से कम 1 सवा लाख का खर्च आएगा। माँ हम तीनों की थी, तीनों को प्रॉपर्टी में बराबर हिस्सा मिलता है, फिर झगड़ा किस बात का है? जो खर्च आएगा वह भी तीनों में बराबर बांटेंगे। बड़ा बेटा फिर से बोला, मैं नहीं दूंगा, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं, तुम दोनों खर्च बराबर बांट लेना। बड़ी बहू भी दबे शब्दों में कहने लगी, वैसे खर्च तो उसे ही करना चाहिए जिसके पास माँ रहती थी। मंझली बहू अपने पर सारा खर्च आता देख बोली, क्यों, हम सारा खर्च क्यों करें? हमें माँ जी ने क्या अलग से कुछ दिया था? प्रॉपर्टी तो सबको बराबर मिली, फिर यह खर्च हम अकेले क्यों उठाए? रहने को कमरा दिया और अब खर्च भी हमारे सिर ही लाद रहे। हमें क्या वह छुपाकर अलग से कुछ दे कर गई है जो हम करेंगे? बाहर सब सामान लाने का इंतजार कर रहे थे और अंदर खर्च को लेकर बहस हो रही थी। तीनों बेटे मिलकर माँ के अंतिम संस्कार का खर्चा भी नहीं उठा पा रहे थे। वह माँ जिसने जिंदगी में लाखों की संपत्ति अपनी संतान के लिए पाई पाई करके जोड़ी थी, वह अकेले माँ बाप करोड़ों दे गई और यह 3 बेटे दाह संस्कार का खर्च भी उठाने के योग्य नहीं। तभी एक व्यक्ति ने बाहर से आकर बड़े बेटे को आवाज़ लगाई। वह बाहर आया तो वह व्यक्ति उसके हाथ में 1 लाख रुपए रखकर, इन पैसों से माताजी की अंतिम विदाई कर दो, बाकी भोज और पंडित जी का भी इसमें से ही हो जाएगा। बेटे ने चौंकते हुए पूछा, परंतु यह पैसे तुम क्यों दे रहे हो? समाज में हमारी गर्दन नीची करवाना चाहते हो? समाज हम पर थूकेगा कि हम अपनी माँ का दाह संस्कार और भोज का खर्च भी नहीं उठा सके। तुम कौन होते हो हमारी माँ का अंतिम खर्च उठाने वाले? वह व्यक्ति बोला, अरे भाई,
मैं कोई नहीं होता, माता जी का कर्जदार हूँ बस। मैंने तुम्हारे बाबूजी से 70,000 रुपये लिए थे। उनके गुजरने के बाद मैं माताजी को वह पैसे चुकाने आया था, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा अपने पास रख लो, जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं ले लूँगी। बात लगभग 10 साल पुरानी। ब्याज लगाकर वह 70,000 रुपये अब 1 लाख हो गए। आज माताजी के देवासन की खबर सुनी तो मुझे लगा कि आज माताजी को इन पैसों की ज़रूरत है। उनके पैसे से ही उनकी अंतिम विदाई हो, इससे बढ़कर और अच्छी बात क्या हो सकती। मैं लालची नहीं हूँ भाई, माताजी के पैसे उन्हें लौटा रहा हूँ ताकि उनकी विदाई आत्मसम्मान से हो सके। बरामदे में बैठे बाकी लोग जो अंदर कमरे में चल रही बातों की भनक भी ले रहे थे और अब उस व्यक्ति की बात सुनकर बोले, वाह माताजी बड़ी स्वाभिमानी महिला थी। आपने अपनी अंतिम विदाई का इंतजार भी पहले से ही कर रखा था ताकि किसी बेटे पर भार ना पड़े और आप सम्मानपूर्वक इस संसार से विदाई ले सकें। आपने तो अपने अंतिम बोझ और पंडित जी की दक्षिणा का भी पहले से ही इंतजाम कर दिया था। ऐसे लोग विराले ही होते हैं जो अंतिम समय तक और अपने जाने के बाद तक की व्यवस्था स्वयं करके जाते हैं। इस प्रकार उस व्यक्ति द्वारा दिए गए पैसों से माताजी का अंतिम संस्कार किया गया और भोज का खर्च भी निकल गया। इससे तीनों बहू बेटों के सिर शर्म से झुक गए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स जरूर कीजिएगा। किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।